नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। सबसे पहले धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की अपने सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर के चरणों में कामना करता हूं कि आप सबके त्यौहार बहुत बहुत मंगल कामनाएं और खुशियां लेकर आपके परिवार में आए। आज की चर्चा संवाद इंडिया के मंच पर है बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत को लेकर। यह शख्सियत हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है। वह लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेकों वर्षों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करते आ रहे हैं। आज संवाद इंडिया के मंच पर मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराता हूं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने पर्यावरण के प्रति कार्य करने को जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका समर्पण है, उसके लिए विख्यात है। ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जो प्रेरक व्यक्तित्व है हम सबके लिए, उनका जो ये तपस्या चल रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वह निर्बाध गति से चलती रहे और उन सबके आशीर्वाद से हम लोग भी प्रेरणा पाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर सकें। तो ऐसे जो महान विभूति हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी आज हमारे मध्य हैं और उनसे हम जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उन्होंने कार्य कैसे शुरू किया, उनके मन में क्या भाव आए या उन्होंने क्या ऐसा देखा जो उनके अंदर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अलग जगी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी उत्तराखंड से संबंधित हैं और वह एक पर्यावरणविद के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके साथ हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के हेस्को के संस्थापक हैं। वह अपने कार्यों से लगातार जो प्रदूषण दिन पर दिन पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। एक खास बात और है इनके व्यक्तित्व को लेकर, जैसे जीडीपी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, इन्होंने जीडीपी के समांतर एक जीईपी इन्होंने एक अपना विचार प्रतिपादित किया और उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी विकास की समानांतर कार्य इकाई के लिए उसको मान्यता दी। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी आज अनिल प्रकाश जोशी जी हमारे साथ हैं। उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त पत्रिका वीक उन्होंने भी उन्हें मैन ऑफ द ईयर के नाम सम्मान से नवाजा है। अनेकों पुरस्कार, अनेकों सम्मान उन्हें जीवन में मिले हैं और वह लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज भी वह लगातार इस साइकिल यात्रा मुंबई से लेकर उत्तराखंड तक साइकिल यात्रा पर है। पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण की दिशा में वह लगातार कार्य कर रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समाज मंच पर। और मेरा उनसे सबसे पहले प्रश्न यही है कि जब शुरुआत उन्होंने किस तरह से की, किस तरह से उनके मन में आया कि पर्यावरण संरक्षण मानव जाति के लिए बहुत ही आवश्यक है और अगर हम नहीं चाहते तो निश्चित रूप से भयावह परिणाम इसके आ सकते हैं। तो मैं उनका जो शुरू का अनुभव है वो सबसे पहले जानना चाहूंगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। सभी जो आज जुड़ रहे हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे मेरी बातचीत के साथ, उन सबको मेरा प्रणाम और मैं इस बातचीत के लिए भी धन्यवाद देता हूँ शांत जी को। देखिए, ऐसा है, हम हिमालय में पैदा हुए हैं, उत्तराखंड हिमालय में, और उत्तराखंड हिमालय का आप यह भी मतलब समझ लीजिए कि हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति से सबका जुड़ाव है। और मैं तो वहां पैदा अगर हुआ हूँ तो मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के संस्कार का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा प्रकृति और पर्यावरण हुआ। दूसरी बात यह है कि शायद प्रभु की कृपा रही हो या आदेश, मेरी जो शुरुआती शिक्षा रही वो एक ऐसे विषय में रही जिसे इन्वायरमेंटल बॉटनी कहते हैं, और वो विषय का ही मैं एक कोटद्वारा डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बन गया था 76 में। लेकिन एक बात जो हमेशा से मुझे चुभती रही शुरुआती दौर से ही, वो इस बात की थी कि मुझे लगता था कि प्रकृति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन सब को लेकर के शायद अब एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। ये तब की बात मैं कह रहा हूँ, 80 के दशक की। और इसका महत्व इसलिए समझता था तब भी क्योंकि वनस्पति मेरा विषय था, तो जंगल, पानी, ये सब जो वनों से जुड़े हुए
उत्पाद होते हैं मिट्टी, उनकी समझ थी। और ये भी समझ थी कि अगर कहीं प्रकृति और पारिस्थितिकी को कहीं संभाला जा सकता है या बचाया जा सकता है, ये देश के गांव होंगे। और यहीं से आज भी दुनिया की पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जंगल, नदियां, वो सब गांवों से जुड़ी है। तो जब मैं ये सब कुछ कर रहा था, तब मुझे लगा कि मैं कितना समय दे सकता हूँ, मैं कितना काम कर सकता हूँ, ये इस बात पर निर्भर होगा कि मेरे पास कितना समय है। तो ऐसा लग रहा था उस समय कि शायद मैं अध्यापन का जो अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरी व्यस्तता स्वतः हो जाती। मेरे साथ बहुत से लोगों ने पीएचडी की, उनके साथ व्यस्त था। लेकिन शुरुआती दौर में ये समझ साफ हो चुकी, जो मैं कर रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, मुझे बदलाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। और हमेशा जब भी परिवर्तन की बात हम करते हैं, तो पहले खुद के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। उसी कड़ी में मैं पहला परिवर्तन तो ये किया कि मैंने नौकरी त्याग दी। बहुत से विरोध थे, घर के भी, आंतरिक मित्रों के चारों तरफ थे। लेकिन शायद मुझे वो कष्ट लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ त्यागो ही सर्वस्व नानि हन्ते, त्याग से ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति होती है। तो मैंने पहला कष्ट नौकरी के रूप में त्याग दिया। फिर मैं पूरी तरह इसी तरफ लग गया, पूरे अध्ययन, शोध, कार्य, जन जागरण के सवाल, जंगल के अध्ययन, पानी और नदियों की बातचीत, ऐसे नए नए प्रयोग। क्योंकि मैं और मेरे साथियों ने एक बात तो कमर कस ली थी, जब मैंने ये नौकरी छोड़ी थी तो हेस्को का जन्म हुआ था। हेस्को का जन्म मेरी नौकरी छोड़ने से पहले हो चुका था, क्योंकि एक मंच की आवश्यकता थी कि जहाँ मैं विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को ले जाऊं। कॉलेज और महाविद्यालय इसके लिए पर्याप्त नहीं था, फिर और लोगों को जुड़ना था। इसलिए हेस्को का जन्म 1983 में हुआ। तब तक की ये जो कल्चर है एनजीओ आदि का, ये उस समय नहीं था। और हम अब भी इस शब्द से मैं परहेज करता हूँ। स्वैच्छिक आंदोलन जो गांधी विनोबा ने सिखाए थे, तो उसके आधार पर हमने एक संगठन को जन्म दिया ताकि सभी एक मंच पे आ सके। 83 में इसको हमने आगे बढ़ाया, फिर उसी मंच के माध्यम से सारे कार्य करने शुरू किए। लेकिन एक बात बड़ी साफ थी कि हम थोथले न दावे करने चाहते थे, न कोई आंदोलन जिस पर आधार वैज्ञानिक न हो। जो भी बात कहे उसके उसमें स्पष्ट लॉजिक होनी चाहिए। ये एक कोशिश की थी हमने, और आज तक वही कोशिश जारी है। और उस कोशिश का एक और चरण था कि जहां हम गांव के विज्ञान पर, गांव के संसाधनों पर, रोजगार की बात करते रहे, नदियों को बनाते रहे, गद्दियों की बात समझाते रहे। वहीं दूसरी तरफ हमने कभी भी परहेज नहीं किया कि हम लोगों के पक्ष में सड़कों पर उतरे। और हम उतरे, और चाहे वो गांव बचाओ आंदोलन रहा हो हमारा, और चाहे जल आंदोलन रहे हो, या जो तमाम यात्राएं हमने देश की और जो वर्तमान में भी मैं अ, सड़कों पे उतरा हूं। और मेरा एक और ठोस मानना है कि हम सबको अब आलोचनाओं से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि हम आलोचना करके हमें लगता है कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, व्यावहारिकता से हम फिर भी दूर रहते हैं। तो मैं और मेरे साथियों की यही कोशिश रही कि हम आलोचनाओं से नहीं, विकल्पों से, व्यवहार से अपनी बात का के आधार बनाते हुए आगे बढ़े। इस तरह से इन सब में जुड़ता चला गया और चल रहा है। मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, अब जो जारी है, जो मुद्दा जारी है। अपना कार्य करना चाहिए, समाज किस रूप में अपनाता है वो समाज पे छोड़ना चाहिए। और विचारों में जो स्पष्टता और विश्वास, यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारक है किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में। और इसी प्रश्न को मैं और आगे ले जाता हूँ कि जैसे कि कहते हैं ना, विकास के साथ विनाश भी चलता साथ में। और भौतिकवाद के युग में हर आदमी विकास की दौड़ में लगा हुआ है।
वह अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है कि जिस तरह से उसकी सहूलियतें बढ़ जाएं। हर व्यक्ति की एक मानसिकता बन चुकी है और सोच बन चुकी है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं या दूसरे जैसे वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, इस वजह से हाउसिंग सोसाइटी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये जो पूरा एक सिस्टम इस समय विकास के नाम पर एक हम देखते हैं कि चाहे वो आजकल पहाड़ों में भी वन, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी लगातार वनों का कटान लगातार जारी है। हाउसिंग फ्लैट्स बन रहे हैं और होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो यह सब जो तंत्र है पूरा, ये पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहा है, इसके जो परिणाम है वह आप किस नज़र से देखते हैं? भविष्य में इसके क्या संकेत हैं? क्या कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? क्योंकि आपने बड़ा अध्ययन है आपका इन सब चीज़ों पर। देखिए, एक बहुत बड़ी बात तो यह है, इसकी इस समय जो यात्रा हो रही है प्रगति और प्रकृति को लेकर के, ये सब उन्हीं बातों को लेकर के है। पिछले कुछ लंबा समय से और पिछले 100-200 सालों से सारी दुनिया एक ही तरफ दौड़ लगाए हुए है, जिसको इकोनॉमी कहते हैं या विकास भी कह सकते हैं। और इस इकोनॉमी जो दुनिया में हमने पश्चिमी देशों का फॉर्मूला भी अपनाया जब देश स्वतंत्र हुआ, और ये भौतिक सुख के लिए सब कुछ हुआ है, जिसका आप इस भौतिक सुख को आप सुविधा भी कह सकते हैं या इसी को विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं जो होती हैं वो किसी न किसी तरह पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन सुविधाएं जो होती हैं वो जब उसका बारे में सोच बन जाए तो उनका फिर अंत नहीं होता। क्योंकि मान लिया आपको गर्मी लगी तो पहले पंखा आया, फिर पंखे से काम नहीं चलाया तो फिर एसी आया, फिर उन्होंने कहा बिस्तर से नहीं उठेंगे तो रिमोट आ गया, फिर उसके साथ तमाम जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो बनती चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सुविधाओं को पिछले 200 सालों में जो पश्चिमी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा थी, वो हमेशा से हमारा पीछा करती रही और हम उनके पीछे चले गए, दौड़ते चले गए, और अंततः ये भूल गए कि प्रगति और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, और एक है तो वो ये है, जितनी प्रगति करोगे तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रकृति आपको छोड़ती चली जाएगी। एक मिलेगा, एक को खोओगे। प्रकृति चाहिए बहुत ज्यादा बेहतर। हम वनों में, हम लोग तो वन सभ्यता के लोग रहे हैं, मनुष्य का जन्म ही वैसे हुआ है अगर आप इसका इतिहास समझें तो आप देखिए पिछले 100-200 सालों में उद्योग आए, ढांचागत विकास हुआ, और ये जब कुछ भी हुआ इसकी सबसे पहली बलि तो फिर प्रकृति को ही देनी पड़ी। और अब एक लंबे समय से जब ये होता चला गया तो अब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं। सब जानते हैं कि मौसम बदल गए, अब ये पता नहीं आप किस मौसम में रहते हैं। जुलाई में बारिश होती थी तो अब अक्टूबर में होती है, अक्टूबर में आप वो गर्मी झेल रहे हैं, और अब ये सारे मौसम एक लाइन में एक जैसे होने वाले हैं अगर हम रुके नहीं। आपको पता नहीं रहेगा कि कब बाढ़ आ जाएगी, कब पानी बरसेगा। ये सब कुछ जो है ये मनुष्य की ही देन है, और मनुष्य ने ही अपने आवश्यकताओं के चलते, सुविधाओं आवश्यकताओं के चलते तो ठीक था, प्रकृति वहां तक साथ थी, लेकिन सुविधाएं, विलासिताएं, सुविधाएं भी चलो एक हद तक ठीक थी, लेकिन जिस हद तक हम विलासिताओं में उतर गए वो सबसे भारी हमको पड़ने लगी। और ये यात्रा जो मैं 2 अक्टूबर से कर रहा हूं देश की, इन्हीं मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको प्रगति चाहिए तो प्रकृति भी चाहिए, और इसलिए कहीं हमको एक संतुलन लाना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि हमें क्या अब
यह समझ में नहीं आना चाहिए कि हम कितनी आवश्यकताओं से ऊपर उठ के कितनी सुविधाएं और सुविधाओं से ऊपर कितनी विलासिताओं के पीछे भागेंगे। ये अब सवाल तो खड़ा होगा ही होगा और हो चुका है। दुनिया का कोई भी देश जो हमारे डेवलपमेंट के मॉडल थे, जिनको देख करके हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था तथाकथित विकास में, वही बड़े चपेटे में आ गए। अब एक एक से नाम के तूफान, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सारे बड़े देश और तमाम तरह की बाढ़ें दुनिया में आनी शुरू हो चुकी हैं, फ्लैश फ्लड जिन्हें कहते हैं। और अब सबकी समझ में आने लगा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो वो यही है कि तथाकथित विकास में हमने जो विनाश पैदा किया है वो हमें झेलना पड़ेगा। कि जो तथाकथित विकास है वो विनाश का रूप लेता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जिस तरह से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में असमय बाढ़ आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो सब ये पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है उसी का एक कारण है। और जैसे कि आपने कहा कि जो विकास है वो जिस तरह से हो रहा है असंतुलित है एक तरह से ये, और जो पर्यावरण चक्र है, आपने संकेत दिया कि पर्यावरण चक्र जो जिस तरह से अपने समय से अलग हट रहा है, वह भी बहुत बड़ा खतरनाक परिणाम उसके हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में जैसे आपने जीईपी जो पर्यावरण उत्पाद की आपने एक व्याख्या की है और जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और उत्तराखंड सरकार ने भी इसको स्वीकार किया विकास की प्रक्रिया में, तो ये जीईपी क्या है, किस तरह से आपने इस दृष्टिकोण को अपनाया, किस तरह से आपने इसको समझाया, क्या है इस सिद्धांत के अंदर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ आज तक हमारे साथ विकास के नाम पर, उसको मापने के लिए, या विकास जो भी हमने किए दुनिया में, हर देश ने उसके लिए एक सूचक तैयार किया जो अमेरिका ने सबसे पहले लागू किया था, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब ये था कि आपने वर्ष विशेष में कितना ढांचागत विकास किया, कितने उद्योग लगाए, कितनी नौकरियां दी और कितनी खेती बाड़ी। इनको चार को मिला के जीडीपी बनता है। इसको इकोनॉमी ग्रोथ का मेजर माना जाता है। लेकिन इसमें एक बात साफ थी जिसका आता पता नहीं था कि जंगलों के हालात क्या है, मिट्टी के हालात क्या है, हवा के हालात क्या है, पानी के हालात क्या है, ये इसमें कहीं नहीं था। और इनके कारण जो लॉस भी हो रहे थे उसका भी कोई अकाउंटिंग नहीं। तो इसलिए हमने 11-12 साल पहले एक मुद्दा शुरू किया कि क्यों नहीं एक और सूचक हो दुनिया का जो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो ये बताएं कि जो आधारिक चार स्तंभ है प्रकृति और पर्यावरण के, जंगल, पानी, हवा और मिट्टी, इन्हीं के चारों तरफ घूमता है सब कुछ जीवन। इन चारों की बेहतरी के लिए वर्ष विशेष में जब आप घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, सकल पर्यावरण उत्पाद दीजिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट भी बताइए। क्योंकि देखिए, जहान तो बनेगा जीडीपी से, जिसे दुनिया बनाते हैं, तो जान बचाने के लिए जीईपी चाहिए, और अब तो खड़ा ही हो चुका है मुद्दा। तो इसलिए हमने जब बात रखी तो इसके लिए काफी 12-14 साल जद्दोजहद भी हुई, हाई कोर्ट भी गए, कई तरह की बात हुई, लेकिन इसे स्वीकार्यता मिल गई और उत्तराखंड सरकार ने इसे कैबिनेट में अप्रूव कर दिया इसको। अब इसकी तैयारियां में है, इसका फॉर्मूला की बातचीत हो रही है, तो फिर इसे देख करके दुनिया में ये पहली बार एक ऐसा सूचक आएगा जो पर्यावरण को समर्पित हो। बहुत बड़ा आपने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पर्यावरण को दिशा में भी ऐसा सूचकांक सामने आने वाला है जो कि पता चलेगा कि किस तरह से हमारी प्रकृति और जंगल की जो स्थिति है वर्तमान में क्या है वो। और इसी कड़ी में जैसे प्रदूषण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, कचरों के ढेर, पहाड़ बल्कि दिखाई देते हैं दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते हुए। तो यह सब जो है, चाहे वायु का, पानी का, जल का, मिट्टी का, हर क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके उपाय को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें किस तरह से सरकार या सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ अगर कार्य करना चाहिए? जानते सभी हैं
कि पर्यावरण को संरक्षण नहीं किया गया तो जीवन खतरे में है। लेकिन उसके पश्चात भी आदमी, हर व्यक्ति लापरवाही बरतता है। जल का दोहन असीमित मात्रा में करता है, समरसेबल लगाकर लगातार पानी का बहाव करता है। पता सभी को है कि जल का अगर सदुपयोग नहीं किया तो पानी, जो पीने का पानी है, उसका संकट बढ़ जाएगा। लेकिन इस मतलब इतनी जागरूकता अभियान के बावजूद सरकार इतनी गोष्ठियां करती हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन वह जागरूकता का अभाव एक आम आदमी के अंदर क्यों दिखा देता है इस तरह से? अब देखिए, साफ बात है, जिस तरह से हमारी प्रवृत्ति बनी है, प्रकृति खराब होती है तो प्रवृत्ति भी खराब हो जाती है, जुड़ाव है इसमें। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस प्रकृति को लेके सरकार गैर सरकार कुछ नहीं होता। अब आपने खुद ही कहा है कि सरकार के इतने कार्यक्रम हैं, स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री ने पूरी जद्दोजहद के साथ किया, इस अपेक्षा से किया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि सरकार थोड़ी ना आपके घरों के बाहर झाड़ू लगाएगी, लगाने के लिए लोग भी रखे, लेकिन हम लोगों का चरित्र ऐसा हो गया है कि घर हमारा साफ रहना चाहिए, न सड़क न शहर। लेकिन इसी व्यवस्था में इंदौर जैसे शहर, भोपाल में भी यात्रा के दौरान वहां से आया हूं, वहां इसी देश का एक कुछ शहर ऐसे साफ सुंदर है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि वहां के लोग अच्छे हैं। शहर थोड़ी ना अपने आप सफाई की होगी, ये सरकार ने अकेले किया हो। वहां के लोग अच्छे हैं, उनका चरित्र अच्छा है। तो यही चरित्र और वहां की जो लोगों की शैली है, इसे सारे देश को समझना चाहिए। ये कैसे स्वीकार लिया जाए कि देश में इतनी हद तक कूड़ा, जिसे हमें लगता है कि हमारे घर के बाहर है, लेकिन उससे जुड़ी बीमारी हमारे घर तक कल पहुंच जाएगी। जो हम ये सोचते हैं कि हमने कूड़ा उठाया फेंक दिया, वो घूम के आपके घर में आएगा। और अब ऐसी स्थिति में जब हमारी समझ में कुछ ना आता हो, तो प्रकृति इलाज करती है। प्रकृति से ऊपर थोड़ी ना कोई है हम। तो कोविड और कोरोना जो आया, उसने यही तो किया। कोविड क्या था? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम था। कोविड ने सारे के सारी दुनिया के देशों को घुटने में टिका दिया। तो अभी नहीं, अगर इस संदेश को समझेंगे तो भाई आने वाले समय में प्रकृति ही सिखाएगी, प्रकृति ही मारेगी। अब जिस हद तक धड़ाधड़, मैं अभी यात्रा में देख रहा था, नदियां बेमौसम में बाढ़ उनमें आ रही है। बेतवा एक नदी है, तो मुझे रास्ते में पता चला। अभी तो वो बड़ी शांत थी, लेकिन कुछ समय पहले वहां पे बड़ी बाढ़ आई। एक ही बारिश ने पूरा विदिशा शहर को डुबा दिया। साथ में कुर्बिया एक जगह है, वहां डुबा दिया। तो ये प्रकृति आपको समझाने की कोशिश कर रही है, जिसे हम सबको समझ लेना चाहिए। और मैं प्रकृति के संदर्भ में तो सरकारों को कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं खराब हूं तो मैं दूसरे की तरफ उंगली कैसे उठाऊं? पूरा समाज अगर साफ हो जाए, इस मामले में अपना चरित्र तय कर ले, अब सरकार का नंबर आता है। तो अभी पर्यावरण, मैं यही कहने के लिए इस यात्रा में भी निकला हूं, ये सरकारों की जिम्मेदारी ना समझे आप। अब कोविड कोरोना आया, दुनिया भर की सरकारें घुटनों में आ गई थी, अपनी अपनी जान हम सब ने अपने आप बचाई। ऐसा तो हुआ ही है। और जो खतरे में पड़ गई सरकार से, जो हो सकता था क्या, हॉस्पिटल में ले गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, ये किया सो किया। तो ऐसा ही हुआ। अब किसी जगह बाढ़ आ रही है तो सरकार क्या कर लेगी भाई? अपने घर गांव को तो खुद बचाना है ना। इसलिए अब शैली बदलनी पड़ेगी अपने देश में। हमारा जो व्यवहार है, हम आलोचनाएं करते हैं और बैठ जाते हैं, लगता है हमने कर दिया। नहीं, अब बदलाव की आवश्यकता है। जी, आपने बदलाव की आवश्यकता है, निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है। वो हर व्यक्ति को, जैसा आपने कहा, कि समझना पड़ेगा कि पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को बचाने का संकल्प केवल सरकार का नहीं, समाज का, हर व्यक्ति का है। तो यही प्रतिबद्धता था कि कमी हम समाज में देखते हैं लगातार भिन्न-भिन्न तरीके से। तो जो पर्यावरण की चिंताएँ हैं वर्तमान में, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरह से इसका आपका अध्ययन और लगातार देखते हैं आप, उसी
चिंताओं के लिए आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चिंता अगर माने हम, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या मिट्टी दूषित होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उर्वरता शक्ति उसकी खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन, यूरिया या पेस्टिसाइड का इतना उपयोग हो गया है। तो सबसे बड़ी चिंता अगर माने तो आपका मतलब आप किस चीज को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं पर्यावरण की दिशा में, कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले अगर 3 सूत्रीय कार्यक्रम को माने, आपने तो जैसे बहुत बड़ा आपका अध्ययन है, तो आप किस तरह से इसको रेखांकित करते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखो मित्र, पहले तो मैं ये बता दूं, इसका सबसे सरल उत्तर है कि पर्यावरण में 3 सबसे महत्वपूर्ण किसको बचाना है। तो उत्तर सबके पास है। बोलिए, आप कितने समय बिना सांस के रह सकते हैं? 5 मिनट। तो सबसे पहली चिंता वही। कितने घंटे बिना पानी के रह सकते हैं? फिर वो दूसरी बड़ी चिंता। और फिर भोजन तो उसी श्रेणी में रख दीजिए। तो सबसे पहले प्राण वायु, फिर प्राण पानी, और प्राण मिट्टी। ये उसी सीरीज में है। आप समझ गए होंगे मेरा उत्तर। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत ही सार्थक तरीके से आपने बहुत ही इतना अच्छा सटीक विश्लेषण कम शब्दों में कर दिया है कि समझने वाले के लिए पूरी परिभाषा आपने व्यक्त कर दी है कुछ 2 शब्दों के अंदर ही। तो यही आपका अनुभव है और यही आपका जो लगातार आपने कार्य किया है उसको दिखाता है कि कितना आपका अध्ययन है, कितनी आपके जो विचार है, कितने समग्रता लिए हुए हैं वो। और इसी प्रश्न को मैं फिर आपके पास में दोपहर लेके आता हूँ कि पर्यावरण चिंताएं दुनिया भर में हम देखते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया, उसके लिए सेमिनार दुनिया भर में हो रहे हैं। और मैं कुछ वर्ष पहले मनाली गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से पहाड़ जो एक प्रकृति का एकदम बड़ा सुंदर मनोहारी एक स्थल बोला जाता है, वहाँ पर भी लोग मतलब गाड़ियाँ जा रही हैं, धुआं छोड़ती जा रही हैं, प्रदूषण फैलाती जा रही हैं, और वहाँ जो साइड में पहाड़ थे उनमें भी काली मैंने एक रेखा देखी। तो ये सब जो कारण है आदमी की लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो जनसंख्या घनत्व है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वह मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ों क्षेत्र में भी इस समय दिखाई देता है। हर मौसम बदलाव के अंदर भी प्रकृति में बदलाव होते हैं, उसमें भी हर टूरिस्ट का बेस आज बढ़ता जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में भी। तो ये जो चीजें, इनको किस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाकर एक सीमित कर सकते हैं, या संभव नहीं है ऐसा कुछ? अब देखिए, अब कार से अगर आप पीछे छुड़ा सकते हो, मोटरसाइकिल से, और ऐसे उद्योग जो हमारी विलासिता के लिए खड़े हो, तो तब जाके आप कहीं संकट से बच सकते हैं। क्योंकि देखो, वो जो कोयला, जो देश और दुनिया में जिसने सबसे बड़ा परिवर्तन, जो क्रांतियां जो भी आई, उसके पीछे कोयला था। ऊर्जा का आज भी 70% कोयला ही है, जो उद्योग क्रांति और बदलाव का के पीछे सबसे बड़ा कारण है। वही कोयला आज हमारे गले भी पड़ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप, जो फ्यूल है उसके रूप। तो दोस्त ऐसा है, मैंने मोटे मोटे शब्दों में आपको एक बात बता दी। अपनी विलासिताओं में, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाओ। अगर नहीं ला पाए तो फिर आपकी शैली जीवन की प्रकृति बदल देगी। कोविड ने आपको उदाहरण दे दिया है कि आपने कई चीजें छोड़ी, मुंह में ढक्कन लगा के घूमते रहे। इसे प्रकृति अपने आप बदलेगी अगर आप स्वयं नहीं समझे। इतना ही कहूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा, प्रकृति अपना आप बदल देगी आपको अगर आप खुद नहीं बदले। तो प्रकृति ने संकेत दिया कोविड के द्वारा कि किस तरह से जीवन कब संकट में किस तरह से आपके आ सकता है, और उसका परिणाम ये भी हुआ कि आदमी कुछ दिन, कुछ महीने कह लीजिए, कि इतना खुद को सुरक्षित रखने में लग गया, और उसने तमाम तरह के उपाय जो बताए जाते थे, कहे जाते थे, जानता भी था, उसने वो तमाम उपाय किए भी। मुंह को ढक कर चलना, हाथ को समय समय पे साफ करना, और घर में ही पौधे कहीं ना कुछ ने अपने लगाने शुरू किए, जिससे कि घर की जो हवा है वो थोड़ी ठीक हो जाए। और आपने बहुत ही अच्छे आज हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी कि किस तरह से पर्यावरण के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अगर हम लोग नहीं चेते तो कितने भयावह परिणाम उसके आ सकते हैं। मैं कार्यक्रम मंत्री पड़ाव पर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण की दिशा में आपसे प्रेरणा लेकर, आपके जीवन से प्रेरणा लेकर, आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपका जो विश्वास है, उससे किस तरह से प्रेरणा लेकर वो लोग भी अपने अपने स्तर से कार्य कर सकें? और जैसा एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, जैसा आपने कहा था सामाजिक कार्य है, एक तरह थैंकलेस जॉब है ये, इसमें कोई धन्यवाद की अपेक्षा आप किसी से ना करें,
कि खुद ही लगना पड़ता है, खुद ही समर्पित होना पड़ता है। तो आप किस तरह से इस जो संदेश है आपका पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो लगातार आप कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा शुरुआत में भी, त्यागो ही सर्वस्व ना निहंते। त्याग से ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। हर एक व्यक्ति जो आपके इस प्रयत्न के माध्यम से जुड़े या जहां आप इसे पहुंचा सकते हो, उनसे एक ही बात कहिएगा और मैं कहूंगा, अनुरोध करूंगा, कोई एक विलासिता जो आपकी आवश्यकता ना हो उसे त्याग दीजिए। वही आपका इस प्रकृति संरक्षण के लिए पहला कदम हो। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरा कोई दूसरा संदेश नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और बड़ा गंभीरता है इस विषय में, इस वाक्य में, जी कि अपनी विलासिता जो आपने अपनाई हुई है उसी में कहीं न कहीं हमें कम भी करने पड़ेंगे और उसमें संशोधन भी करना पड़ेगा, कि जिससे पर्यावरण को हम बचाने के लिए कुछ न अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों की चर्चा जरूर पसंद आई होगी। और आज के जो हमारे अतिथि हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, हमारे प्रेरणा स्रोत, पर्यावरण के विश्वविख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संवाद इंडिया के मंच पर आकर आज बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए रखी और बताया कि किस तरह से पर्यावरण की चिंताएं केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की है, हर व्यक्ति की है। तो मैं इस शब्दों के साथ डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का पुनः बहुत बहुत अभिवादन व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और विश्वास है कि उनकी जो यात्रा है उसमें से लोग उसे देखकर उसको उससे निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और संकल्प लेंगे अपने अंदर कि पर्यावरण की दिशा में जिसे जोशी जी ने अपने को समर्पित किया है, कम से कम उसका 2% हिस्सा ही, 5% हिस्सा ही, 10% हिस्सा ही हम कुछ अपना सकें और इस दिशा में हम कार्य कर सकें। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने दर्शकों से मेरा आग्रह है कि संवाद इंडिया चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।